हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। तो अगर आप इस बार क्लास 10th सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। साथ ही मैंने ये जो वन शॉट वीडियो बनाया है ये वन शॉट आपका 20 to 25 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आपको आधे घंटे से भी कम ये वीडियो को देखने में लगेगा और आपको चैप्टर को समझने में लगेगा। और साथ ही साथ ये नोट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाया है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है। यानी एग्जाम अगर आप देने वाले तो उसी पे बेस्ड ये नोट्स बना हुआ है। तो यानी शॉर्ट नोट्स भी है, साथ ही टाइम भी कम लगने वाला है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें और समझ में आए तो अगर समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बता के जाए। साथ ही लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर वाटर रिसोर्स हम लोग इस चैप्टर पर है तो ये जानना होगा कि वाटर रिसोर्स किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं और वाटर रिसोर्स का क्या डिफिनेशन होता है। तो देखिए वाटर रिसोर्स जो है ऐसा आपको पता होना चाहिए कि वाटर रिसोर्स क्या बताता है। रेफर टू ए सोर्स ऑफ वाटर, यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं किसी सोर्स ऑफ वाटर को ही वाटर रिसोर्स बोला जाता है। दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, जो एक ह्यूमन एक्टिविटी के लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं बोलूंगा कि जितने भी अर्थ पे लाइफ है, यानी अगर वो हैं, अगर वो जीवित हैं, लाइव हैं, तो कह सकते हैं कि वो उनको कहीं ना कहीं किसी रूप में वाटर मिल पा रहा है, तभी वो क्या लाइफ उनका सस्टेन कर पा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा वाटर का कुछ इसेंशियल जो जगह होते हैं वहीं पे मिलते हैं, जैसे कि आपको रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशियन में और ग्राउंड वाटर में। तो ये आपको पता होगा। अब बात करते हैं ये जो रिसोर्सेज है इसेंशियल होते हैं किसी भी लाइफ को सस्टेन करवाने के लिए हमारे अर्थ पे। जैसे कि आपको पता होगा ड्रिंकिंग में हम लोग यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूजफुल है और साथ ही अदर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर रिसोर्स क्या है। तो कमेंट में जरूर बताइए, चाहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए वाटर रिसोर्स क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग को जानना होगा कि क्योंकि हमारे इंडिया में या अदर कंट्री में रिसोर्सेज जो वाटर है इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखा है। यानी कहीं ना कहीं लोगों का डिमांड जितना है उतना उनका नीड्स का सप्लाई पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उसी के कारण हम लोगों को ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या कोई और अथॉरिटी ये बताना चाहती है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस वाटर रिसोर्सेज को पढ़े और थोड़ा सा हमारे अंदर जागरूकता है और इसका यूटिलाइज हम लोग अच्छे जगह पे उसको पॉजिटिव वे में करें। देखिए वाटर रिसोर्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं फ्रेश वाटर का सोर्स के बारे में जानना होगा। तो ये फ्रेश वाटर सोर्स क्या होता है, वैसा सोर्स जहां से हम लोगों को पीने योग्य पानी या वाटर ड्रिंकिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जो वाटर। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर कहाँ सरफेस रन ऑफ पे मिलेगा और ग्राउंड वाटर में मिलेगा और ये साथ ही रिन्यू होते रहता है। कैसे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होते हैं उसके द्वारा क्या होता है वाटर अपने आप को रिन्यू करते रहता है। अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ पे लगभग 25% ही वाटर क्या है, फ्रेश वाटर है, यानी पीने लायक पानी है। यानी ऐसा ये पानी है जिसका हम लोग इस्तेमाल पीने में कर सकते हैं। साथ ही जो 20 यानी 2.5% है इसका 70% जो है आइस शीट में कवर है या ग्लेशियर बना हुआ है। ये देखिए ग्लेशियर का मैंने पिक्चर बनाया। और इसका जो 30% है ये क्या है, ग्राउंड वाटर में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी 2.5% का 70% और 30% का मैं बात कर रहा हूं। अगर हम लोग मान ले, थोड़ा सा ये जानना होगा कि पूरे ओवर दी वर्ल्ड में कितना पानी का परसेंटेज किस टाइप से डिवाइड है। तो आप लोग ऐसे समझिए, अगर मान लेते हैं टोटल हमारे अर्थ पे 100 लीटर पानी है। कितना लीटर, 100 लीटर। और ये जो 100 लीटर है जिसका 97.5% जो वाटर है ये ओशियन में पाए जाते हैं। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि 100 लीटर का 97.5% जो वाटर है वो किस में पाया जाएगा, ओशियन, सीज वगैरह में मिलेंगे। तो ये आपके दिमाग में चला आ गया हो। अब लेकिन बचा कितना परसेंट, तो 2.5% यानी 2.5 लीटर ही तो पानी बचा जो हमारे पीने के लिए। अब सोचिए कितना वाटर है हमारे पूरे अर्थ पे। लेकिन अगर बात करते हैं 2.5% में फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%। और जिसका 70% जो नॉर्मली एरिया है वो कवर है किसके से, आइस और शीट में ये बना हुआ है ये वाटर। अब अगर बात करें ग्राउंड वाटर में तो लगभग 30% है। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टोटल 60.7.0 का इसका यानी बात किया जा रहा है, इसका 67.0 का सॉइल मॉइस्चर में, एटमॉस्फेयर में है, वेटलैंड्स में है, रिवर्स में और बायोस्फेयर में। तो ये मैंने यहाँ पिक्चर से आपको समझ में आ गया। ये वन शॉट होते, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया का वाटर अवेलेबिलिटी का। अब देखिए इंडिया का जो वाटर अवेलेबिलिटी है इस ये क्या बताता है कि इंडिया में रिसीव करता है नियरली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रेसिपिटेशन। अगर बात करते हैं इंडिया में
पूरे वर्ल्ड का प्रेसिपिटेशन फॉर्म यानी वाटर का अलग अलग फॉर्म में कितना परसेंट हम लोगों को मिल पाता है, तो 4%। यानी वर्ल्ड का 4% वाटर यहाँ पे कहीं किसी किसी रूप में हमेशा हमेशा हर सीजन में हम लोगों को मिल जाया करता है, मेकिंग इट दी रिलेटिवली रिच इन दी वाटर रिसोर्स। और ये ऐसा अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री में पानी बहुयात मात्रा में मौजूद है, यानी लार्ज स्केल पे मौजूद है, लेकिन हम लोग इसका यूटिलाइज कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं करते हैं। अगर हाउएवर देखा जाए तो इंडिया रैंक 133rd क्या ग्लोबली इन दी टर्म्स ऑफ पर कैपिटा वाटर। अगर पर कैपिटा वाटर के रूप में अगर देखें तो हमारा जो रैंकिंग बन के आता है पर कैपिटा वाटर के रूप में, यानी कितना कितना लोगों को पानी मिलेगा, तो सबसे ज्यादा कौन से कंट्री को मिलता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सर्च करके, या अगर जानते होंगे तो। लेकिन अगर बात करें इंडिया को, तो पर कैपिटा जो वाटर है, पर कैपिटा आप लोग वर्ड सुने होंगे, पर कैपिटा क्या होता है, हर एक इंसान का बात किया जा रहा है, तो पर कैपिटा वाटर का जो उनको नीड्स के अकॉर्डिंग उनको जो मिल रहा है, उनको कितने रैंक पे हमारा इंडिया आता है, तो उसके लिए 133rd कैटेगरी में यानी 133rd रैंक में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया, विच रिफ्लेक्ट द हाई पॉपुलेशन प्रेशर। ये बताता है क्या, हाई पॉपुलेशन का प्रेशर बताता है, साथ ही अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स बताता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर की रिसोर्स की क्या अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। हमारे यहाँ बारिश बहुत अच्छे टाइम पे हो जाती है और अच्छी खासी बारिश हो जाती है, और हमारे पास वाटर का अच्छा अच्छा रिसोर्स भी मौजूद है, कहीं ना कहीं हम लोग उसका यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। ये हम लोग को इस चीज से पता चलता है। देखिए 4% और कहीं पता चल रहा है कि 133, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हम लोग इसका यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोगों ने फ्यूचर का प्रेडिक्शंस किया, क्या किया, 2025 में बताया कि कहीं ना कहीं कुछ इंडिया के ऐसे रीजन्स है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे वाटर की स्कैरसिटी आ जाएगी, क्या यानी वहां का जो डिमांड है वो एक्सेस सप्लाई के रूप में मौजूद होगा, यानी लोगों का जो डिमांड है वो वाटर का फुलफिल ही नहीं होगा लगभग 2025 तक। यानी अभी तक तो बहुत सारे ऐसा स्टेट के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए वाटर स्कैरसिटी होता क्या है और वाटर स्कैरसिटी के क्यों हम लोगों की जरूरत क्यों है कंजर्वेशन की वाटर की, तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानना होगा कि वाटर स्कैरसिटी एक्चुअली में क्या कारण होता है उसका। तो वाटर का स्कैरसिटी का कारण का बात करें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, मिसयूज करना है ना, एक्सेसिव यूज करना और अनइक्वल एक्सेस का बात किया जा रहा है। अब इसको किस तरीके से वाटर स्कैरसिटी करता है, यानी ये तीनों पॉइंट किस लिए बताया गया समझिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक पर्पस लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर रिसोर्स फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। आप देखिए जैसे ऐसे मान लीजिए कि अगर 1 डेज में 10 लीटर पानी क्या होता है बन के तैयार होता है, 1 डेज में 10 लीटर पानी बन के तैयार होता है, और हम लोग 11 लीटर पानी खर्च कर रहे हैं, यानी जितना वो रिप्लेनिश हो रहा है, जितना वो बन के फिर से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा फिर से रिन्यू हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। कारण क्या है यूज करने का बड़ी मात्रा में, तो एग्रीकल्चर में हम लोग एकदम वेस्ट की तरह यूज करते हैं। जहां पे एग्रीकल्चर में ज्यादा पानी चाहिए वहां नॉर्मली कह सकते हैं कि इतना ज्यादा और भी देते हैं कि उसका मिस यूज ही हो जाता है, वो पानी कहीं और चला जाता है। साथ ही इंडस्ट्रियल यूज में करते हैं पानी का बड़े पैमाने पर यूज, और शायद ही डोमेस्टिक पर्पज से भी करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से करते हैं। अब देखिए एक्सेसिव यूज क्या है, हाई वाटर का डिमांड है, आपको पता है कि वाटर का डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अब कहीं ना कहीं ये डिमांड जो स्पेशली इरिगेशन ऑफ द वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स, जैसे कि आपको पता हो कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसमें वाटर की बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, जैसे कि शुगर केन हो गया, राइस हो गया, ये प्रेशर डालता है वाटर रिसोर्स पे। अब देखिए टेबल लैंड में जितना वाटर मौजूद है, अब ये तो ये नहीं देखेगा कि ये राबी क्रॉप्स है कि खरीफ क्रॉप्स है, हम इसको ज्यादा पानी देंगे, यानी जितना मौजूद है उसी में से तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, यानी जितना वाटर हमारे पास अवेलेबल है टेबल वाटर में, यानी टेबल जो सरफेस है, अब टेबल लैंड में जितना वाटर मौजूद है उसी को हम लोग निकाल के यूज करते हैं और बड़े पैमाने पे यूज करते हैं। कहीं ना कहीं ये सब जो क्रॉप्स है ये बहुत ज्यादा वाटर को क्या करती है, यूज करती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक्सेसिव यूज। अब अनइक्वल एक्सेस कैसे कर रहे हैं, तो अनइक्वल एक्सेस में वाटर स्कैरसिटी इज द एक्सेरबेटेड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप विथ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ एन हैविंग अ लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर। आपको पता होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अनइक्वल एक्सेस
किसी रीजन में वाटर बहुत अच्छे पैमाने पे मौजूद है, किसी रीजन में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। तो ये क्या बता रहा है? अनइक्वल एक्सेस ही तो बता पा रहा है। कारण है कि लोगों ने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में यहाँ पे वाटर का डिवीजन दिखता है, और कहीं ना कहीं वैसे ग्रुप के लोग बच जाते हैं जिनके पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है, उनको वाटर नहीं मिल पाता है उस रीजन में रहने के बावजूद भी। तो ये बताता है कि अनइक्वल एक्सेस होने के कारण भी क्या, किसी को पानी का बहुत अच्छा, वो डेली कार धो रहे हैं तो कोई बाइक धो रहे हैं, अब कोई ऐसे लोग हैं जो पीने के लिए, अपने बॉडी को भी वॉश करने के लिए, क्या यानी नहाने के लिए भी उनको कम पड़ जा रहा है पानी। तो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिटिकल देखने को मिलता है, उसी को क्या बोला जाएगा? अनइक्वल एक्सेस बोला जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको किस तरीके से हम लोगों के इंडिया में ये देखने को मिलता है, हाइड्रोलॉजिकल एक पावर, थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ना है। तो इंडिया हाइड्रोलॉजिकल पावर कंट्रीब्यूट टू अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। तो हम लोग को ये बता रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं वाटर का यूज करके लगभग इंडिया का 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे किससे जनरेट करते हैं? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट करते हैं। वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब वाइल दिस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इसी के कारण से हम लोग को पता है कि ये रिन्यूएबल है, तो हम लोगों ने क्या किया? डैम बनाया, रिजर्वियर बनाया, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हैव टू सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट। और इसके कारण इन्वायरमेंट पे और सोशल सोसाइटी पे क्या बड़ा बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी पड़ा। इसका तो कहीं ना कहीं हाइड्रोलॉजिकल पावर जो है, इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वाटर की स्कैर्सिटी का, हम लोग उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पैमाने पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कारण क्या है? वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्यों करना जरूरी है, ये तो हम लोग समझ गए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इसीलिए करना जरूरी है कंजर्व। तो हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं और क्या क्या हम लोगों को इसमें सपोर्ट देगा, अगर कंजर्व करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर नहीं कंजर्व करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। देखिए, सबसे पहले हेल्थ की सेफ्टी के लिए हम लोगों को करना जरूरी है, साथ ही बात करें फूड के सिक्योरिटी को करना जरूरी, लाइवलीहुड को करना जरूरी, और इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए करना जरूरी है। देखिए, इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंस। तो देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे, अगर हम लोग को हेल्थ हजार से बचना है, वाटर बॉर्न डिजीज से बचना है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं वाटर को कंजर्व करके अच्छे से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इनसफिशिएंट वाटर का जो सप्लाई होगा उसके कारण बहुत सारे लोगों का, अगर वाटर गंदा होगा तो उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, बहुत नई नई बीमारियां देखने को मिलेगी। फूड सिक्योरिटी के लिए आपको पता है कि हम लोग वाटर पे डिपेंडेंट है, हैवली डिपेंडेंट है। कारण है कि हमारे पास कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल का, हम लोग सस्टेनेबिलिटी अगर करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ फूड का सप्लाई भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फूड का सप्लाई कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट कौन कर पाता है? इफिशिएंट वाटर से ही हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। लाइवलीहुड के लिए बात करें तो रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं लोग वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं लाइवलीहुड के लिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा, फार्मिंग, फिशिंग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट? तो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो कैसे? वाइटल मेंटेनेंस के लिए बैलेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, अगर हम लोगों को नेचुरल इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखना है। साथ ही ओवर यूज पॉल्यूशन वाटर रिसोर्स क्या बढ़ाएगा? डिग्रेडेशन ऑफ रिवर्स और लेक, यानी डिग्रेडेशन बढ़ाएगा किसका? रिवर्स का और लेक्स का, वेटलैंड का, और हार्मिंग करेगा हमारे बायोडाइवर्सिटी का। तो इसके कारण हम लोग को क्या करना है? जरूरी है, इंपॉर्टेंस है किसके लिए? वाटर की कंजर्वेशन हमारे लिए इसीलिए क्या है? इंपॉर्टेंस है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बात करें एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या है, तो अगर आपको ये, तो जितना क्वेश्चन अगर आ सकता है आपको, तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछ भी दे कि वाटर सोर्स क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, सोर्स ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर पूछ लिया जाए कि कितना परसेंट वाटर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये आपको दिखा हुआ है। इंडिया में अवेलेबिलिटी क्या है, तो इसके बारे में क्वेश्चन अगर दे तो आप लोग बन जाएगा। वाटर सिक्योरिटी एंड नीड फॉर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन दे तो आपके पास ये आंसर बहुत अच्छा तैयार है। अगर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन का बात करते हैं क्वेश्चन में, तो ये भी आपके पास तैयार है। अब देखिए, अगर एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का बात करें तो देखिए, इंडिया इज अ लॉन्ग हिस्ट्री बिल्डिंग अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फॉर द वाटर मैनेजमेंट के लिए। हमारे इंडिया में भी कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का एरा था, या 11th सेंचुरी थी, या 14th सेंचुरी का बात किया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य में डैम और लेक बनाए जाते थे इरिगेशन सिस्टम के लिए और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। 11th सेंचुरी का बात करें तो कहीं ना कहीं भोपाल में लेक आप लोग को दिखता होगा, बहुत बड़ा लार्जेस्ट लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, और वो कहीं ना कहीं वाटर रिजर्वियर का उस रीजन में काम करता है। और 14th सेंचुरी का बात करें तो कहीं ना कहीं हौज खास दिल्ली में दिखता है, वहां पे इल्तुतमिश ने क्या किया था? वाटर को मतलब रिजर्वियर बनाया था एक तरीके से वाटर को कंजर्वेशन के पर्पज से। जैसे कि सिरी फोर्ट एरिया में देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन मेडिवल टाइम में ये भी हम लोगों को दिखता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एंशिएंट मेडिवल्स वगैरह में और मॉडर्न टाइम में तो हम लोग डैम वगैरह का यूज करके कर ही रहे हैं।
मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट जो मल्टीपर्पज डैम होते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि डैम होता क्या है। तो डैम ये समझना है कि इस डैम का डिफिनेशन क्या है। तो अ डैम इज अ बैरियर, बैरियर होता है कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, जो कि रिवर के ऊपर बनाया जाता है। अ स्ट्रीम टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, ये क्या करता है, वाटर के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये क्रिएट करता है रिजर्वियर को, लेक को, और स्टोर वाटर फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए वाटर को स्टोर करने में हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ डैम्स का, तो क्लासिफिकेशन किया गया उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे कि मटेरियल्स और मेथड्स के यूज के कारण क्या किया गया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन डैम का किया गया। टिम्बर डैम आप लोग जानते होंगे, लकड़ियों का बहुत बड़ा बड़ा जो आप लोग पेड़ पौधों का जो कटा हुआ टिम्बर कहलाता है, तो उसको कट करके लोग क्या करते थे, एक इसको ज्वाइंट कर करके क्या बनाते थे, तो डैम बना देते थे। देखिए इस तरीके से बिछाया, इसके ऊपर ऐसे बिछाया, फिर इसके ऊपर बिछाया, ऐसे ऐसे कर करके क्या करते थे, डैम बनाया करते थे। अगर बात करिए टिम्बर डैम कर लेते, इम्बार्कमेंट डैम आपको दिख रहा होगा, इम्बार्कमेंट डैम अगर बात करें मेड ऑफ अर्थ रॉक्स का यूज करते थे। और एक होता है मसोनरी डैम, तो मसोनरी डैम आप लोग को यहां दिख रहा होगा, ये कंक्रीट से एकदम स्टोन से बनके तैयार होता है। अगर बात करें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मेन कारण क्या है बनाने का, तो देखिए कुछ सेवरल पर्पसेस के कारण क्या किया जाता है, हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का यूज करते हैं आज मॉडर्न डैम का। तो देखिए इरिगेशन के फैसिलिटी के लिए किया जाता है एग्रीकल्चर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर में, वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है, आप लोग को पता होगा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वाटर का फ्लो प्रिवेंट फ्लडिंग को लेकर आएगा, उससे बचाने के लिए किया जाता है, और रिक्रिएशन के लिए किया जाता है, जैसे कि बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए। अगर बात करें इनलैंड नेविगेशन के लिए किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाया वाटरवे के द्वारा, और फिश ब्रीडिंग के लिए किया जाता है, तो आपको पता होगा एक्वा कल्चर के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्वा कल्चरल के लिए कहीं ना कहीं ये पूरा ये बता रहा है कि हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी एक डैम का यूज करके एक नाम और 100 काम कर रहे हैं, यानी एक नाम से हम लोग बहुत सारा इसका यूज कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अच्छा बोला था, इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला था, बहुत फेमस उन्होंने एक बात बोला था कि जो मॉडर्न इंडिया में टेंपल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया किसको बताया गया, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट, किसको, डैम को बताया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं डैम को उन्होंने क्या बताया था, मॉडर्न इंडिया का टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया का टेंपल किसको बताया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम को बताया। तो ये आपको समझना आ गया होगा। अगर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट का बात करें तो क्या पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ऑफ नेचुरल फ्लो, हैबिटेट डिस्ट्रप्शन करता है और सोशल इंपैक्ट डालता है। जैसे देखिए अगर हम लोग वाटर का बात करें तो डोमिंग ऑफ द रिवर चेंज दियर नेचुरल फ्लो, अगर हम लोग डैम बनाते हैं उस पर, डैम अगर उस पर बना देंगे तो वो क्या करेगा, नेचुरल फ्लो को चेंज कर देगा, जिधर से वाटर क्रॉस कर जाना चाहिए था वो आसानी से वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें नेचुरल फ्लो को क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेशन लीडिंग टू सेडिमेंट्स एक्युमुलेशन ऑफ द रिवर्स टू रॉकी स्ट्रीम बेड डाउनस्ट्रीम। अब आप लोग जैसे ये बना हुआ है डैम और इसके किनारे क्या कर देगा, बहुत सारे चीजों को लेके जमा कर देगा। तो पहला ये एक्सेलरेशन ऑफ नेचुरल फ्लो को क्या कर देता है, रोक देता है, और हैबिटेट का डिस्ट्रप्शन करता है, तो फ्लड लार्ज एरिया में भी लेके आ सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है नेचुरल हैबिटेट्स को। ये सारा कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट है, आपको याद रखना है किसका, तो डैम का एक तरीके से। अब बात कर रहे हैं और ये क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, उस पर इफेक्ट नहीं डाल पाता है, रिड्यूस सेडिमेंट्स फ्लो को कम कर देगा, डिग्रेड रिवर इकोसिस्टम को कर देगा। सोशल इंपैक्ट को क्या डालता है, सफर डिप्लेसमेंट, यानी आपको पता होगा कि एक जगह से लोगों को दूसरे जगह जाना पड़ेगा ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, जैसे कि लूजिंग देयर लैंड्स, अपना उसको क्या करते हैं, जमीन को उनको छोड़ना पड़ जाता है जिसपे वो खेती करते थे, साथ ही अपने घर को छोड़ना पड़ता है, और एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज जो उनको मिलते थे वो नहीं मिल पाता। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है किसका, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है, डैम है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसी के लिए कुछ लोगों ने क्या मुद्दा उठाया था, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप लोग पढ़े होंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट है हमारे इंडिया में, आपको पता हो ना, अपोज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा उठा था किसके लिए, सरदार सरोवर डैम के लिए। अब यहाँ पे क्यों ये नर्मदा रिवर गुजरात में बनाया जा रहा था, उस रिवर पे डैम, तो उसके लिए मुद्दा उठाया गया था। इसका की कंसर्न क्या था, क्यों लोगों ने मुद्दा उठाया, तो आपको याद रखना होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि वहां से ट्राइबल्स कम्युनिटी को एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ रहा। तो पहला ये बात है कि उनका घर और एग्रीकल्चर जिसपे खेती वगैरह किया करते थे, जिसपे डिपेंडेंट थे, वही उनसे छीन लिया गया। और दूसरा कह सकते हैं कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट का भी वहां पे बहुत ज्यादा एरिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब फर्टाइल लैंड भी उनके पास खत्म हो जाएंगे। इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन का बात किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये सारा चीज बता रहा था कि ये की कंसर्न थे नर्मदा बचाओ आंदोलन में, लोग इस चीज का मुद्दा उठाए हुए थे और ये रियल मुद्दा था।
अगर हम लोग बात करें तो ये लोग क्या चाहते थे, इनका ये चाहते थे कि बैलेंस डेवलपमेंट हो, ऐसा डेवलपमेंट हो कि सोसाइटी भी डेवलप हो और हमारा इन्वायरमेंटल जस्टिस भी मिले। यानी हम लोगों को इस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह, एक डैम बना रहे हैं तो किसी को प्रॉफिट देगा, किसी को इलेक्ट्रिसिटी देगा, किसी के लिए घूमने का जगह होगा, लेकिन किसी का लाइफ भी तो इनसिक्योर हो रहा है। किसी जो डिपेंडेंट थे अपने ट्राइबल्स ग्रुप, वो एरिया में अपना रहते थे, अपने लाइफ को सस्टेन करते थे, वो उनका कहीं ना कहीं उससे छीन लिया गया। इसके लिए उन्होंने क्या उठाया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए नर्मदा रिवर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ ही सेव नर्मदा सेव दी पीपल यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, पिक्चर में दिख रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इरिगेशन एंड इट्स इकोलॉजिकल इंपैक्ट, यानी इकोलॉजिकल इंपैक्ट का बात कर रहे हैं और इरिगेशन का। देखिए सबसे पहले क्या करता है इरिगेशन के द्वारा, या इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो ऐसे समझिए। देखिए चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, देखिए एक वाटर चाहे तो क्या कर सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने क्रॉप्स को लेकर। अगर बात कर रहे हैं फार्मर टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, यानी अगर किसी जगह पे वाटर की अवेलेबिलिटी करवा दी जाए तो वो क्या करेंगे, वैसे क्रॉप्स को ग्रो करेंगे जिससे कि वाटर में जो ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा शुगर केन, पैडी हो गया रीजन, और नेचुरली रिसीव लो रेनफॉल में करवाया जा सकता है जब उस वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी करवा दी जाए। साथ ही इकोलॉजिकली consequences की दी शिफ्ट टू दी सच क्रॉप हैव लीड टू salinization of the soil and reducing the fertility leading to long term environmental degradation। और क्या होगा, कहीं पे वाटर जम जाएगा तो ये सारा प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगा, इकोलॉजिकल consequences इसको बोला गया है। अगर हम लोग बात करें फ्लड मैनेजमेंट का, तो डैम रिलीज करता है क्या, समटाइम दे रिलीज वाटर फ्रॉम डैम ड्यूरिंग अ हैवी रेन्स। अगर बहुत ज्यादा तेजी से बारिश होने लग जाए तो लोगों को क्या करेंगे, वॉर्स फ्लड सिचुएशन बन जाएगा, इसके कारण डैम का गेट खोलना पड़ेगा। जैसे कि इंस्टेड ऑफ मिटिगेटिंग ए टाइम, जैसे कि आप लोग डैम एग्जांपल में देख सकते हैं 2006 में क्या हुआ था, वाटर को रिलीज किया गया था डैम से ड्यूरिंग दी हैवी रेन्स, और ये महाराष्ट्र गुजरात में एग्रोड दी फ्लड सिचुएशन, और वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड सिचुएशन बन गया, और वो लीडिंग टू वाइड स्प्रेड दिस डैमेज और सॉइल इरोजन बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिला था कि लोग परेशान हो गए थे, उनका घर द्वार टूट गया तो कुछ इस टाइप से, यानी उनका घर खत्म हो गया, तो इतना बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। कारण है कि डैम से पानी को क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड क्या है, तो किस लिए, कैसे लोग क्या करते थे वाटर हार्वेस्ट को, किस तरीके से वाटर को एक तरीके से एक जगह पे इकट्ठा किया करते, तो ऐसे समझिए। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो एशियंट इंडिया में दिखता है वो एक अलग है, जैसे कि इंडिया हैज रिच ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन थ्रू दी लोकल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पता होगा टैंक्स वगैरह में यूज करते थे, स्टेप वेल्स में यूज करते थे, चेक डैम में आप लोगों ने कहीं देखा होगा वेल्स है ना, ये वेल्स मान लेते हैं ऐसा वेल्स है, ये वेल्स है, तो आप लोग को पता होगा स्टेप वेल्स वो लोग बनाते थे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बनाते थे, और यहाँ से उतर के वो लोग क्या करते थे, पानी को जैसे जैसे पानी खत्म होता था वैसे वैसे नीचे आते थे वो लोग पानी लेने, तो ऐसा बनाया जाता था। स्टेप वेल्स हो गया, चेक डैम हो गया। दीज टीम्स आर एडॉप्टेड टू द लोकल क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट टू सस्टेनेबल वाटर सप्लाई, जैसे कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज में इसका यूज भी बहुत पैमाने पे किया जाता था। अगर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बात करें तो ये शिलोंग में प्रैक्टिस किया जाता है बड़े पैमाने पे, शिलोंग में घाल्या एंड द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि कहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है, नियरली 15 to 25 हाउसहोल्ड वाटर नीड का मीट हो जाता है, यहाँ पे पूरी हो जाती है लगभग 20 से 25% जो वाटर की डिमांड है घर की वो क्या हो जाती है, इसी सिस्टम से पूरी हो जाती है। अगर बात करें तो ये लोग रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ द ग्राउंड वाटर, उन्होंने क्या कर दिया, इसका यूज करके उन्होंने कहीं ना कहीं वाटर जो डिपेंडेंस थे किसके ऊपर, ग्राउंड वाटर के ऊपर, वो डिपेंडेंसीज उनकी थोड़ी सी कम हो गई। साथ ही स्टेडी टू सप्लाई वाटर ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड, अगर ड्राई पीरियड होता था उस समय भी उनको क्या पानी मिल पाता है। तो ये था रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। तो आप लोग देखिए ये सिस्टम है, कैचमेंट एरिया पानी यहाँ पे पड़ेगा, इस पाइप के थ्रू किसी पाइप से क्या कर देगा, एक स्टोरेज सिस्टम में जाके जमा हो जाएगा, फिर लोग वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने पानी को निकाल लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बनाए जाते थे लोग, बाउंड्री वगैरह दिख रहा होगा, वाटर को क्या कर दिया उन्होंने, स्टोर कर दिया। अब देखिए लोग किस तरीके से बैम्बो ड्रिप इरिगेशन या तमिलनाडु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। देखिए बैम्बो ड्रिप इरिगेशन का बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो मेघालय में था वो भी एक बहुत अच्छा सिस्टम था, जैसे कि 200 ईयर्स ओल्ड मेथड को यूज किया जाता था बैम्बो पाइप्स को यूज चैनल में ले जाने के लिए एक स्टेप से दूसरे जगह पे, और कहीं ना कहीं स्प्रिंग टू दी एग्रीकल्चर फील्ड, और वहां पे उस चीज का छिड़काव किया करते। देखिए जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एक तरीके से एक जगह से आया हुआ पानी है और ये पूरी इसमें
बैम्बो में यूज करके पानी जा रहा है और हर पौधे पे वो खुद ब खुद क्या होगा, गिरेगा। वो बांस में क्या कर देंगे, उसको छेद कर देंगे, थोड़ा सा होल कर देंगे, उसी से पानी उनको मिलेगा। और ये इफिशियंसी क्या था, बाई पैम्बो रिड्यूस द वाटर ऑफ टू द ड्रिप, इंश्योर द वाटर डिस्ट्रप्टेड इफिशियंटली द प्लांट विदाउट वेस्टेज, यानी प्लांट को बिना वेस्ट किए हुए, यानी सॉइल का बिना इरोजन किए हुए वो पानी का बहुत अच्छे से लोग यूज कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं बैम्बो ड्रिप इरिगेशन भी बहुत अच्छा मेथड था और है भी, फिलहाल अभी लोग यूज भी करते हैं। ये मेघालय में बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर तमिलनाडु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बात करें तो लॉ बना था वहां पे तमिलनाडु में, बोला गया फर्स्ट स्टेट बना ऐसा जहां पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या बना दिया गया, कंपलसरी बना दिया गया। यानी हर घर में रेन वाटर को हार्वेस्ट करना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कंपलसरी। कंपलसरी मतलब कोई रास्ता नहीं है ना। ऑल हाउसेज द स्टेट हैज लीगल प्रोविजन टू पेनलाइज, अगर वो कोई नहीं वो ऐसा करता है तो उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा। who do not comply with the mandate and demonstrate the importance of the water conservation at the household level। क्यों, वहां पे जो वाटर का लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं वाटर के ऊपर जो डिपेंडेंसीज है वो कम करी जाए टेबल लैंड का, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्राउंड वाटर के कम भी करेगा और लोग अलग अलग कामों में उसका यूज भी कर पाएंगे। तो ये बताता है हम लोगों का क्या, कि किस तरीके से लोग कंजर्व किया करते थे। तो अलग अलग हार्वेस्टिंग मेथड दिखता है हम लोगों को, ये चेंजिंग कर देता है क्रॉप। ये तो आप लोगों ने समझ लिया, यही थे हमारा वीडियो, शॉर्ट वीडियो। अगर आप लोगों ने नोट्स इससे बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं भी तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, मैं आपको लिंक क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन भी आपके साथ समय पे पहुंच पाए और हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन इंक्रीज हो पाए। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करें, और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।